यह एक लाइव कंप्यूटर क्लास की वीडियो है। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था एमएस वर्ड में पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब के अंदर कुछ ऑप्शन रह गए थे पिछली क्लास में, जो कि मैंने इस क्लास के अंदर पूरा कंप्लीट बता रखा है। और आज की इस वीडियो के अंदर आप सीखने वाले हैं एमएस वर्ड में रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब क्या होता है और उसके अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उस सभी का यूज कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप कंप्यूटर सीख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन बटन पर क्लिक कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की लाइव कंप्यूटर क्लास से। देखिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था पेज लेआउट टैब के अंदर ना, यहाँ पे मार्जिन से लेकर के और लास्ट यहाँ पे पैराग्राफ ग्रुप तक, जिसमें इंडेंट और स्पेसिंग मैंने बताया था लास्ट क्लास में। ठीक है, और आज हम सीखेंगे इसके अंदर पेज लेआउट टैब के अंदर अरेंज ग्रुप। देखिए, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देख रहे हो ये कुछ ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ, जब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करने के बाद भी यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर ये अरेंज ग्रुप के अंदर जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं इन सभी का यूज करते हैं हम किसी फोटो पर, इमेज कोई भी फोटो हो या फिर किसी शेप पर। तो जब यहाँ पेज के ऊपर कोई भी फोटो या शेप लेके आएंगे ना, तो फिर ये सारे ऑप्शन यहाँ पे शो करेगा। फिर हम इसका यूज कर सकते हैं। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, पहला ऑप्शन हमारा दिया पोजीशन का। तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करके और यहाँ मैंने पिक्चर पे क्लिक किया फ़ोटो लाने के लिए, और यहाँ पर हमारी फ़ोटो है डेस्कटॉप पर। मैंने यहाँ पे सेव किया हुआ एक अरेंज ग्रुप का फोल्डर है, उसके अंदर सेव किया हुआ है अरेंज ग्रुप, ये रहा। और इसके अंदर मैं कोई भी एक फ़ोटो ले लेता हूँ। जैसे मैंने इस वाले फ़ोटो पे क्लिक किया और यहाँ से कर दिया मैंने इंसर्ट। तो देखिए, यहाँ पे फ़ोटो आ चुका है ना। और एमएस वर्ड के अंदर कोई भी फ़ोटो लेने के बाद, ठीक है, आप इसे यहाँ तो देखो 2013 में ना मूविंग कर पा रहे हैं हम। यहाँ पर फ़ोटो को कहीं भी उठा के ले जाना हो तो ले जा सकते हैं, लेकिन एमएस वर्ड 2007 के अंदर फ़ोटो कभी भी लेके आओगे तो मूविंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर पेज लेआउट टैब के अंदर पहला देखिए, यहाँ पे सारे ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं अब। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पोजीशन का। मैंने आपसे पहले भी आपको बता रखा है इसका यूज क्या होता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आप इस पर क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे ये 9 ऑप्शन दिए हुए हैं। ये है पेज का टॉप पोजीशन, ये मिडल है, बीच का है, और ये है बॉटम। तो देखिए, मैंने फ़ोटो पे क्लिक करके और यहाँ पे पोजीशन में गया। जैसे ये दिया हुआ है टॉप में लेफ्ट है, ये कर दिया मैंने सेंटर, और ये दिया राइट है। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मुझे इस फोटो को ना पेज के बीचों बीच में लेके आना है, तो मैंने इस पर क्लिक करके पोजीशन पे क्लिक किया और ये चला गया मिडल वाले ऑप्शंस में। तो मैंने यहाँ पे बीच में क्लिक कर दिया सेंटर में, तो ये बीच में आ गया। अब मान लेते हैं कि हमें फ़ोटो को ना बॉटम में राइट साइड में चाहिए, तो सिंपल सा है, फ़ोटो पे क्लिक करके यहाँ पे जाएंगे पोजीशन पे, यहाँ पे बॉटम में जा करके और यहाँ मैंने राइट पे क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये फ़ोटो हमारा यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपल सा है, पोजीशन का काम क्या होता है कि ये हमारा पेज का पोजीशन है। किसी भी फ़ोटो को कोई भी फ़ोटो लाने के बाद और सिर्फ उस पर क्लिक करना है। ठीक है, और जहाँ भी आपको सेट करना है बस सिर्फ उस पर क्लिक कर देना है। फिर जैसे दोबारा से मैंने यहाँ पे टॉप में लेफ्ट साइड में क्लिक कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आ चुका है। इसके बाद ये दिया हुआ है टेक्स्ट रैपिंग। ठीक है, रैप टेक्स्ट, जिन्होंने कल क्वेश्चन किया था यहाँ पर ब्रेक के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है रैप टेक्स्ट, इसका जो काम होता है कि ये जो फोटो है हमारा टेक्स्ट में कहाँ पर रखना है। जैसे देखिए, अभी यहाँ पर ये टेक्स्ट के लेफ्ट साइड में है। यहाँ पे किस पे क्लिक किया हुआ है, स्क्वायर पे। ठीक है, ये स्क्वायर पे क्लिक है, तो यहाँ पे स्क्वायर बन के आ रहा है। यहाँ पर फोटो को हम कहीं भी बीच में ले जाएंगे ना, तो ये स्क्वायर बन के ही आएगा। अगर यहाँ पे मैं फ़ोटो का शेप चेंज कर दूँ, जैसे मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ पे ये दिया है पिक्चर लेआउट, इसका फॉर्मेट चेक कर लेता हूँ मैं अभी। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे ना देखिए सर्कल ले लेता हूँ फिलहाल। ठीक है, मैंने सर्कल कर दिया। ये फ़ोटो यहाँ पे सर्कल में है, लेकिन यहाँ पे क्या बन के आ रहा है, स्क्वायर। ये देखिए स्क्वायर बन के आ रहा है। यहाँ पे नीचे शेडो है, इसलिए यहाँ पे स्पेस ज़्यादा हो गया, इसका शेडो भी यहाँ पे स्पेस ले रहा है। तो यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक करके पेज लेआउट टैब के अंदर, और यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, स्क्वायर, तो ये स्क्वायर बन के आएगा। अगर यहाँ पे हम टाइट कर देते हैं, ठीक है, टाइट में क्या होगा कि टेक्स्ट जहाँ भी आना होगा, देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाएगा। ये सर्कल में आ चुका है, तो इस तरीके से टेक्स्ट हमें एडजस्ट करना होगा फ़ोटो के साथ में। तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, यहाँ इसके अंदर टाइट ऑप्शंस, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए ना सबका डिफरेंट वर्क है। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया बिहाइंड टेक्स्ट से, तो ये टेक्स्ट के पीछे चला गया। मुझे इसे टेक्स्ट के ऊपर दिखाना है,
तो मैंने वेरेप टेक्स्ट पे क्लिक किया और यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, ये दिया हुआ है इन फ्रंट ऑफ टैक्स है, तो ये हमारा टैक्स के ऊपर आ गया। ये देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, तो ये हमारा टैक्स के ऊपर है। और फिर दोबारा से टैक्स के बीच में करना होगा, तो यहाँ पे कर देंगे हम स्क्वायर। तो यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना, तो किसी भी फोटो को या शेप को लाने के बाद कहाँ पे आपको रखना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। तो स्टेप बाय स्टेप आप जब क्लिक करके देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर टेक्स्ट वेरेप का काम किया होता है। तो सिंपल से आपको यही याद रखना है कि वेरेप टेक्स्ट का जो काम होता है, पिक्चर या शेप लाने के बाद टेक्स्ट में हमें कहाँ पे दिखाना है, सेंटर में, ठीक है, या बीच में स्क्वायर में, या टाइट मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में दिखाना है, जैसे टेक्स्ट को एडजस्ट करके। अब यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है, तो मैं अगर दोबारा से टाइट कर दूंगा ना, तो देखो ये जो टेक्स्ट हमारा यहाँ सर्कल में ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ पे देखना पड़ता है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे यूज करना है। चलो इसके बाद दिखाता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा पोजीशन, ये हो गया वेरेप टेक्स्ट। यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। तो इन दोनों का यूज ना हम मल्टीपल शेप्स और मल्टीपल फोटो पे करते हैं। तो मैं इस फोटो को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, और जो भी टेक्स्ट टाइप किया हुआ ना, इसे भी मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल पे प्रेस किया और यहाँ पे डिलीट की प्रेस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीपल फ़ोटो लेके आता हूँ मैं, इंसर्ट पे क्लिक करके मैंने पिक्चर पे क्लिक किया और ये यहाँ पर मेरे पास 5 फ़ोटो है। तो मैं यहाँ पे सभी को सिलेक्ट करके और यहाँ पे इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये सारी फ़ोटो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो इसको मैं आपको आगे पीछे करके सेट कर देता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ यहाँ पे इस तरीके से, ठीक है, ये छोटा हो गया। इसको भी छोटा कर देता हूँ। तो सभी को ना एक के ऊपर एक सेट कर देता हूँ मैं, क्योंकि एक के ऊपर एक फ़ोटो रखेंगे ना, तभी हम यहाँ पे पेज लेआउट टैब के अंदर इन दोनों ऑप्शन का यूज कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं एक के ऊपर एक से सेट कर देता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कर दिया और ये हमारा 4 नंबर पे है, इसको भी मैं यहाँ पे ऐसे कर देता हूँ। चलो 4 ही फ़ोटो लेता हूँ फिलहाल अभी मैं, और एक ये है, इसे मैं हटा देता हूँ फिलहाल, ठीक है। तो ये हमारी 4 फ़ोटो हो गई। देखिए यहाँ पे इसको मैं ऐसे कर देता हूँ ताकि साफ साफ दिखाई देगा। ये देखिए, तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड। तो मैं दोनों में डिफरेंट बता दूँ। किसी भी फोटो को अगर आपको पीछे के ले जाना, पीछे की ओर, जैसे ये फ़ोटो सबसे ऊपर है, तो अगर हमें इसे पीछे ले जाना होगा किसी भी फ़ोटो के पीछे बैक साइड में, तो यहाँ पे यूज करेंगे हम सेंड बैकवर्ड, ठीक है। और कोई भी फ़ोटो अगर नीचे है, उसको दोबारा से अगर ऊपर लाना होगा, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे ब्रिंग फॉरवर्ड। तो इसमें भी 2 ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है, तो इसमें 2 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है हमारा ब्रिंग फॉरवर्ड। इसका काम क्या होता है मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर, जैसे यहाँ पे बीच में फ़ोटो है, 2nd नंबर पे है ये वाली फ़ोटो, ठीक है, 2nd नंबर पे है। मुझे यहाँ पे दिखाने से 3rd पे, 3रे नंबर पर। तो इसे मुझे एक स्टेप ऊपर लेके आना है। तो कभी भी अगर एक स्टेप फ़ोटो को ऊपर लाना होगा, तो ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करके और यहाँ पे आपको करना है ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ये देखो, ये आ गया आपका 3रे नंबर पे, ठीक है, एक बार ऊपर लाने के लिए। और अगर आपको एक बार पीछे ले जाना होगा, तो यहाँ पे सेंड बैकवर्ड में दिया हुआ है, ये है सेंड बैकवर्ड, ठीक है। तो ये दोबारा से पीछे ले जाने के लिए हो गया। तो 1 स्टेप बैकवर्ड, 1 स्टेप फॉरवर्ड के लिए क्या करते हैं, ब्रिंग फॉरवर्ड के अंदर इसमें एक और ऑप्शन है ब्रिंग फॉरवर्ड का, ठीक है, 1 स्टेप के लिए। और इसमें एक और ऑप्शन है सेंड पीछे ले जाने के लिए, ठीक है। अगर 1 स्टेप बैक करना होगा ना, तो सेंड बैकवर्ड में ये दिया हुआ है सेंड बैकवर्ड 1 स्टेप के लिए। लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि ये फ़ोटो सबसे ऊपर है, ये देखिए ये जो फ़ोटो है ये सबसे ऊपर है, मुझे इसे सबसे पीछे ले जाना, सबसे पीछे, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, सेंड बैकवर्ड के अंदर एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है सेंड टू बैक है। तो मैंने इस पर क्लिक करके और यहाँ पे मैं गया सेंड बैकवर्ड में और क्लिक कर दिया सेंड टू बैक। तो ये फ़ोटो हमारा सबसे पीछे चला गया। इसी तरीके से दोबारा से सबसे ऊपर लाना है, सबसे ऊपर। तो सिंपल सा है, ब्रिंग फॉरवर्ड में जा करके और यहाँ पे दिया हुआ है ब्रिंग टू फ्रंट। तो मैंने इस पर क्लिक किया, ये सबसे ऊपर आ गया। तो कभी भी आपको एक स्टेप पीछे जाना हो या सबसे पीछे जाना हो, तो यहाँ पे दोनों में 2 ऑप्शन दिए हुए हैं। और ये दिया हुआ है टेक्स्ट के लिए। जब यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करेंगे ना, तो ब्रिंग टू फ्रंट मतलब टेक्स्ट के ऊपर, टेक्स्ट से पीछे ले जाने के लिए भी इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। ये ऑप्शन आपको 2007 में नहीं मिलेगा, उसमें आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन मिलेगा, ब्रिंग फॉरवर्ड का और ब्रिंग टू फ्रंट का, ठीक है। तो सिंपल से याद रखना कि कभी भी अगर फोटो या कोई भी शेप लेके आते हैं यहाँ पर शेप के ऊपर, और किसी भी शेप को आगे पीछे करना हो, तो उनके लिए हम यूज करते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है
सिलेक्शन पेन। देखिए यहाँ पे जब हम फोटो पे काम करते हैं ना, तो कौन से फ़ोटो को हमें दिखाना है, कौन से फ़ोटो को नहीं दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, सिलेक्शन पेन। जैसे यहाँ पे 4 फोटो है सपोज, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन पेन पे क्लिक कर दिया। तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक पैनल खुल के आएगा यहाँ पर। तो ये पैनल का नाम क्या है, सिलेक्शन। और जितनी भी यहाँ फ़ोटो है सभी का नाम यहाँ पे दिया हुआ है, और जिस पे हम क्लिक करेंगे ना वो यहाँ पे हमारा नाम सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आई बटन दिया हुआ है, आई बटन, किसे हमें दिखाना है किसे नहीं दिखाना है, तो यहाँ पे आई बटन पे सिर्फ आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो ये हमारा हाइड हो गया, ठीक है। मुझे इस वाले फ़ोटो को भी नहीं दिखाना है, तो जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ना तो यहाँ ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आई बटन पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये फ़ोटो हमारा हाइड हो गया, ठीक है। तो सिलेक्शन पेन का जो काम होता है, किस फ़ोटो को हमें पेज पे दिखाना है, किस फ़ोटो को हमें पेज पे नहीं दिखाना है, तो उसके लिए क्या यूज करोगे यहाँ पे, सिलेक्शन पेन। और एक बार में सभी को हाइड करना है, तो यहाँ पे 2 बटन दिए हुए हैं, शो ऑल और हाइड ऑल। तो मैंने हाइड ऑल पे क्लिक कर दिया, सारे ही हाइड हो गए। दोबारा से शो करना हो तो शो ऑल पे क्लिक कर दिया, सारे शो हो गए, ठीक है। तो यही ऑप्शन दिया हुआ है सिलेक्शन पेन के अंदर। चलो तो इसे मैं हटा देता हूँ। अब देखिए सिलेक्शन पेन के बाद यहाँ पे दिया हुआ एलाइन। एलाइन और पोजीशन दोनों का काम एक जैसा ही है, लेकिन दोनों में डिफरेंट क्या है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे एक फ़ोटो का ही काम है, तो मैं यहाँ पे 3 को डिलीट कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। और मुझे यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है, तो यहाँ लगा देता हूँ मैं पैराग्राफ। ये हमारा टेक्स्ट आ गया। अब देखिए यहाँ पे जो हमने पोजीशन यूज किया था, इसका आपको काम पता ही है कि ये हमारा होता है टॉप में, लेफ्ट साइड में, ये सेंटर में, और ये राइट में, ठीक है। मान लेते हैं कि अगर हमने इस फोटो को यहाँ पे सेट कर दिया इस जगह पर, ठीक है, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया टॉप से थोड़ा सा नीचे, और मैं चाहता हूँ कि इस फोटो को ना यहीं से मुझे सेंटर में दिखाना है, मतलब करंट है। ये जो दिया हुआ है इसका काम होता है एग्जैक्ट पोजीशन। तो जहाँ पे हमारी फ़ोटो है वहीं से सेंटर करने के लिए अगर आप इसका यूज करोगे ना, तो ये क्या करेगा, या तो ये टॉप में ले जाएगा, या फिर मिडल में, बीच में, या फिर बॉटम में। तो हम इससे नहीं कर सकते। तो याद रखना इन दोनों का काम सेम होता है, बस दोनों में डिफरेंट ये होता है, ये हमारा दिया हुआ है एग्जैक्ट पोजीशन, ठीक है, और ये होता है हमारा करंट पोजीशन। जहाँ पे हमारी फ़ोटो है वहीं से अगर हमें लेफ्ट, सेंटर या राइट करना होगा तो उसके लिए हम यहाँ यूज करेंगे एलाइन। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया फ़ोटो पे, मुझे यहीं से सेंटर करना है, तो एलाइन में जा करके यहाँ पर हम पोजीशन का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे, एलाइन। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने एलाइन सेंटर, ठीक है। तो जहाँ पे हमारी फ़ोटो थी वहीं से हमारा सेंटर हो गया। तो ये होता है हमारा करंट पोजीशन, और ये होता है हमारा एग्जैक्ट पोजीशन, मतलब जो इसमें दिया है वहीं जाएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे राइट में करना है, राइट कर दो, एलाइन राइट है, और लेफ्ट करना है तो यहाँ से एलाइन लेफ्ट है, ठीक है। तो दोनों में सेम ही ऑप्शन दिया हुआ है सारा, ठीक है, सिर्फ डिफरेंट यही होता है, ये एग्जैक्ट है और ये करंट है। और ये दिया हुआ है ग्रुप है। देखिए ग्रुप जो होता है हमारा, ये फ़ोटो पे काम नहीं करता। मैं दोबारा से अंडू कर देता हूँ, मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ Ctrl+Z बैक आने के लिए। मैं यहाँ पे बैक आ गया, ठीक है। दोबारा से मुझे फ़ोटो लाना है सारा जो मैं डिलीट किया हुआ है, तो ये फ़ोटो आ गया हमारे पास। ये देखिए ग्रुप क्या होता है हमारा, कभी भी याद रखना, जैसे मल्टीपल शेप्स है और सभी को हमें एक साथ सिलेक्ट करना होगा ना, सिलेक्ट है तो एक पे क्लिक करके और कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करके और भी पिक्चर पे क्लिक करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ये चारों सिलेक्ट हो गया, ठीक है। और ग्रुप में जा करके और यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है, देखो यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ ना, मैं एक के ऊपर एक फ़ोटो सेट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे 2013 में मैं अभी ग्रुप पिक्चर पे किया नहीं था, और अभी मैं यहाँ पे ग्रुप कर रहा हूँ तो यहाँ पे ग्रुप का ऑप्शन आ रहा है। लेकिन इससे पहले का जो वर्जन है हमारे पास, जैसे 2010 हो गया या 7 हो गया, उसमें आपका ग्रुप शो नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने एक फ़ोटो पे क्लिक करके और भी फ़ोटो सेलेक्ट करना है, तो कीबोर्ड से प्रेस कर दिया शिफ्ट की, और यहाँ पे मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए तो चारों सेलेक्ट हो गए, और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करके और यहाँ से कर दो ग्रुप। तो ग्रुप करने से फ़ायदा ये होगा कि अब ये हमारा सारा ग्रुप हो चुका है। मैं एक फ़ोटो पे क्लिक करके भी कहीं भी जाना होगा ना, तो आप देखोगे तो सारा ही फ़ोटो एक साथ मूविंग करेगा, ठीक है। और यहाँ पे इसे रोटेट करना है तो कंट्रोल दबा करके यहाँ पे हम इसको कॉपी भी कर सकते हैं, ये देखो। और घुमाने रोटेट करने के लिए यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। मुझे यहाँ पे इस पॉइंट को इधर करना है, तो ये हमारा दिया है फ्लिप हॉरिजॉन्टल, ये देखो। तो मैंने ये प्रोजेक्ट दिया था पहले। तो ग्रुप करने के लिए क्या करना है, शिफ्ट के साथ सभी को सिलेक्ट करना है
और वहाँ पे हमें करना है ग्रुप। और दोबारा से देखिए, ग्रुप करने के बाद दोबारा अगर अनग्रुप करना हो तो यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करके, ठीक है, पहले तो आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा यहाँ फ़ोटो पर। अगर आप बाहर क्लिक करोगे ना, जैसे मैंने यहाँ पे बाहर क्लिक कर दिया तो ये हमारा शो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे पहले आपको फ़ोटो पे क्लिक करना होगा जो हमारा ग्रुप किया हुआ है, और यहाँ पे ग्रुप पे क्लिक करके, और इसमें अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है अनग्रुप का, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ये दोबारा हमारा अनग्रुप हो गया। अब हमें एक एक फ़ोटो को कहीं भी ले जाना हो तो ले जा सकते हैं फिर। तो ये होता है शेप और किसी भी शेप या पिक्चर को ग्रुप करने के लिए। और ये सारे ऑप्शंस जो अभी हमने यहाँ पे फ़ोटो पे यूज किया हुआ है, इसी चीज़ को हम फ़ोटो पे ना यूज करके हम शेप पे भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सिर्फ टेक्स्ट पे यूज नहीं होता। तो याद रखना हमेशा भी कि अरेंज ग्रुप के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं, ये सिर्फ काम करता है ओनली फ़ोटोज़ एंड पिक्चर पर, ठीक है। फ़ोटो, पिक्चर या फिर कोई भी शेप वगैरह बनाते हो तो यहाँ पे इंसर्ट टैब के अंदर, ठीक है, ये जो दिया हुआ है ना जितना भी शेप है, तो इन सभी पे के ऊपर भी आप यहाँ पर इन सभी का यूज कर सकते हो, ये अरेंज ग्रुप। तो मैं एक बार ना अनम्यूट करके एक बार पूछ लेता हूँ, कोई डाउट तो नहीं है, क्योंकि अब मैं स्टार्ट करूँगा रेफरेंस टैब, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्ट वाला दे दूंगा मैं आपको कंप्यूटर ग्रुप में, अलग से फ़ोटो पे काम करने के लिए, ऐसे मैंने पहले भी दिया हुआ है, ठीक है। तो एक बार मैं अनग्रुप करके पूछ लेता हूँ एक बार। हाँ, अनग्रुप कर दिया मैंने सभी को। अरे कौन बोल रहा है यार? पता नहीं सर कौन कहाँ से। ये क्या क्लास अकेले करते हैं? पूरा ग्रुप या घर में जो क्लास करते हैं अकेले करते हैं, सारा ग्रुप बैठ के करते हैं? अच्छा, ये समझ में आया आपको? यहाँ पे अरेंज ग्रुप के अंदर पोजीशन, व्रैप टैग, ब्रिंग फॉरवर्ड। ये तो कहीं लड़ाई हो रही है क्या? सर ये तो मोहल्ले को सिखा रहे हैं पूरे को। लग तो ऐसे ही रहा मुझे। पूरा मोहल्ला ही हो रहा है। कोई बैठा होगा। हाँ, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आवाज नहीं करना चाहिए ना फिर भी। अच्छा, ये समझ में आया यहाँ पे अरेंज ग्रुप के अंदर पोजीशन, व्रैप टैग से, ठीक है, ब्रिंग फॉरवर्ड, सेंड बैकवर्ड, सिलेक्शन पेन, अलाइन, ग्रुप और रोटेट। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारा। जब कहीं फोटोग्राफ पे काम करोगे ना तो इसका यूज करना पड़ता है हमें। तो एक बार आप मुझे बता दो, कोई क्लियर है सभी को? सर एक बार रोटेट बता दीजिए। कौन सा? रोटेट बता देता हूँ मैं आपको। अरे बताइएगा फिर से। कौन सा? देखिए, अभी क्वेश्चन आया कि रोटेट का यूज कैसे करते हैं। देखिए, रोटेट तो ऐसे हम हमेशा यूज करते रहते हैं मोबाइल में भी, है ना। रोटेट मतलब होता है किसी भी फोटो को या शेप को मूविंग करना, मतलब घुमाना, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे ये जो फोटो है, जरा ध्यान देना इस चीज़ पे। इस पर मैं रोटेट करके दिखाता हूँ मैं भी, और थोड़ा सा इसे बड़ा भी कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर ये जो हैंड है इस साइड में है, ये हैंड इस साइड में, दो यहाँ पर हाथ है, ठीक है, दो हाथ दिए हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ इस वाले हैंड को ना इधर करना है, और इस वाले हैंड को मुझे इधर दिखाना है। तो रोटेट पे क्लिक करके, और लेफ्ट से राइट करने के लिए क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हैंड हमारा इधर आ गया और ये इधर आ गया, ठीक है। अगर मुझे इसे उल्टा दिखाना होगा, मुझे यहाँ पे जो ट्री है ये नीचे दिखाना है और हैंड ऊपर दिखाना है, तो रोटेट पे क्लिक करके, और ये इसका यूज़ तो तभी करोगे जब आप पहले फ़ोटो पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो फोटो पे क्लिक करके रोटेट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे यूज करना है फ्लिप वर्टिकल। तो ये हमारा ये उल्टा हो गया। और फोटो अगर घुमाना होगा तो रोटेट, देखो आप यहाँ से, तो जो यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 90 डिग्री, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, यहाँ पे मोर भी है। तो मोर में क्लिक करोगे ना तो इसमें डिग्री के हिसाब से कर सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज टाइप करना पड़ता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको कभी भी रोटेट करना होगा ना तो फोटो पे क्लिक करके नीचे यहीं पे रोटेट का बटन दिया हुआ है नीचे साइड में, आप इसी पे क्लिक करना, और जैसे चाहे आपको घुमाना है आप यहाँ पे फ़ोटो को घुमा लेना। तो जब आप यहाँ पे यूज करोगे ना फिर आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो रोटेट का काम क्या होता है, किसी भी फ़ोटो को मूविंग करना, ठीक है। तो क्लियर है? अच्छा देखो, मैंने कल आपकी क्लास से बताया था आपको लोगों को, पेज लेआउट टैब के अंदर ये सारा बता दिया, मार्जिन से लेकर के लास्ट
पैराग्राफ ग्रुप तक है, इंडेंट स्पेसिंग तक कल बताया था मैंने। और आज मैंने आपको बताया है अरेंज ग्रुप के अंदर अगर किसी को कोई डाउट है कल की क्लास में और आज की क्लास में तो वही सिर्फ पूछना, और जिनको डाउट नहीं है वो अपना म्यूट ही रखना, अपना म्यूट कर देना अपने पास से। तो पूछ लो, मैं दोबारा से बता दूंगा, ठीक है। और फिर आगे क्लास को स्टार्ट कर, ठीक है, आगे बताता हूँ फिर मैं। तो मैं यहाँ पे आप लोग को ना अनम्यूट कर देता हूँ। किसी को डाउट है पूछ सकते हैं अभी कल की क्लास में और आज की क्लास में। रैप टैक्स के बारे में बताइएगा। रैप टैक्स, चलो रैप टैक्स बता देता हूँ, दोबारा से बताता हूँ। रैप टैक्स, आप लेट आए हो क्या? मैं अभी पूरा बताया हूँ फुल। चलो दो कोई बात नहीं, दोबारा बता देता हूँ। मैं यहाँ पे पहले टेक्स्ट ले आता हूँ कुछ, क्योंकि रैप टैक्स जो होता है वो टेक्स्ट पे ही काम करता है, टेक्स्ट और फोटो दोनों मिला करके। और यहाँ पे मैंने टेक्स्ट ले आया, देखो टेक्स्ट लेके आया हूँ, फिर भी यहाँ पे ये शो नहीं कर रहा है, ठीक है, रैप टैक्स से, क्योंकि इसका यूज टेक्स्ट के साथ तो होता है लेकिन फ़ोटो भी आपको लाना पड़ेगा। देखना अभी यहाँ पे जैसे मैं फ़ोटो पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट रैप यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर इसका यूज होता क्या है। जैसे ये फ़ोटो टेक्स्ट के बीच में है, मुझे इस फ़ोटो को टेक्स्ट के पीछे दिखाना है, ठीक है। तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करो और इसमें दिया हुआ है बिहाइंड टेक्स्ट, तो ये टेक्स्ट के पीछे चला गया। दोबारा मुझे अब मैं चाहता हूँ कि इसे मुझे टेक्स्ट के ऊपर दिखाना है, टेक्स्ट के ऊपर, बीच में भी नहीं दिखाना, टेक्स्ट के ऊपर दिखाना है। तो रैप टेक्स्ट पे क्लिक करके और यहाँ से कर दो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट है, तो ये हमारा टेक्स्ट के ऊपर आ गया, ठीक है। और अगर आपको बीच में दिखाना होगा, बीच में, तो इसी में जा कर के यहाँ पे क्लिक करना आपको स्क्वायर पे, तो ये बीच में आ गया। और आप चाहते हो कि जहाँ भी ये फ़ोटो हो, ठीक है, जहाँ भी ये फ़ोटो हो वहाँ पे टेक्स्ट होना ही नहीं चाहिए, या तो टेक्स्ट ऊपर होना चाहिए या फिर टेक्स्ट नीचे होना चाहिए। तो क्या करना है, फ़ोटो पे क्लिक करके टेक्स्ट पे जाओगे और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इन लाइन विथ टेक्स्ट है, ये देखो। तो इस फोटो को कहीं भी ले जाओ, ठीक है, तो क्या होगा कि टेक्स्ट या तो ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, ठीक है, इसके साथ में नहीं होगा। तो सिंपल सा है, रैप टेक्स्ट का जो काम होता है कि फ़ोटो को आपको टेक्स्ट में कहाँ पे दिखाना है, ऊपर में, नीचे में, बीच में, कहीं भी दिखाना हो अपना दिखा सकते हो, ठीक है। और मैं आपको दिखा देता हूँ और भी चीज़, जैसे मैंने दोबारा से स्क्वायर कर दिया, ठीक है। और इसके अंदर ये दो ऑप्शन याद रखना ज़रा, स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर तो समझ में आ गया आपको। ये जो टाइट दिया हुआ है, टाइट, ठीक है, अगर मैं इस शेप का इस वाले स्क्वायर पिक्चर को मैं किसी दूसरे शेप में कन्वर्ट कर देता हूँ। मैंने फॉर्मेट पे क्लिक किया और यहाँ पे मैं यहाँ से शेप चेंज कर देता हूँ इसका। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया सर्कल है, सर्कल ही ठीक है, यहाँ पे और भी नहीं दिया हुआ इसमें, मैंने सर्कल पे ही क्लिक कर दिया, ठीक है। इसमें शेडो आ रहा है, शेडो, तो शेडो यहाँ पे देखते हैं, शेडो का ऑप्शंस हटाने के लिए ये यहाँ मैंने सिंपल कर दिया, देखो शेडो हटा दिया मैंने, ठीक है, शेडो यहाँ पे हटा दिया। अब नीचे पे एक्स्ट्रा स्पेस नहीं हो रहा है अब, और इसको मैं थोड़ा सा और सर्कल में दिखा देता हूँ, ठीक है। देखो तो ज़रा आप इस पे ज़रा ध्यान देना, फ़ोटो हमारा सर्कल में है लेकिन यहाँ पे फॉर्मेट पेज लेआउट टैब के अंदर टेक्स्ट रैप में हमने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, स्क्वायर। तो ये यहाँ पे ना स्क्वायर बन के आ रहा है, देखो ज़रा ध्यान देना, ये तो बिल्कुल टेक्स्ट एकदम सीधा है, बिल्कुल इधर भी और इस साइड में भी, तो ये स्क्वायर बन के आ रहा है। तो हमें यहाँ पे ना यूज करना पड़ता है टाइट है, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हमारा, क्योंकि कभी कभी हम फोटो लगाते हैं ना बीच में, तो उसी हम चाहते हैं कि जैसा हमारा शेप है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा टेक्स्ट काम करे। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टेक्स्ट भी हमारा सर्कल में हो गया, ठीक है। तो ये हमें यूज करना पड़ता है काम करते समय, इसलिए मैंने आपको अलग से बताया है स्क्वायर और टाइट का यूज, ठीक है। तो और कोई डाउट है किसी को तो पूछ सकते हैं कल की क्लास में या फिर आज की क्लास में। तो मैं यहाँ पे अनम्यूट कर देता हूँ। सर, हाँ सर सिलेक्शन पेन का यूज क्या रहता है? अगर इमेज नहीं भी चाहिए तो हम डिलीट भी तो कर सकते हैं वो इमेज को। हाँ डिलीट कर सकते हो, लेकिन डिलीट करने के बाद फिर आप वहाँ पे अंडू करोगे तो काफ़ी डाटा आपका हट जाएगा ना। सिलेक्शन पेन में क्या होता है कि आपने किसी चीज़ को हाइड कर दिया और आपने पेज पे और भी बहुत सारा काम कर लिया, पूरे पेज में काम कर लिया, ठीक है। तो कभी भी उस फोटो को लाना हो तो आप यहाँ पे ये ला सकते हो इससे। हाँ खाना बोल रहे हैं आया समझ में सिलेक्शन पेन। सर ये जो अरेंज ग्रुप है ये पूरा फॉर्मेटिंग के लिए काम करता है, एक सिलेक्शन पेन और अलाइन को छोड़ के। ये सभी हमारा फोटो और शेप पे काम करता है, फोटो और शेप। सर इसमें जब हम क्लिक करते हैं तो ये फॉर्मेटिंग बात है ना, तभी होता है ना, वैसे हाइड दिख रहा है। हाँ तो यहाँ ये सारे पे जितने भी ग्रुप के अंदर जब आप कोई फोटो शेप लेके आओगे ना तभी काम करेगा ये।
तभी शो करेगा। हाँ जी, और ये जो पोजीशन है सर, ये मतलब फोटो, ये भी पिक्चर के लिए काम करता है या टैक्स के लिए भी? ये सभी पे काम करता है, टैक्स पे काम नहीं करेगा ये आपका, टैक्स में नहीं होता है ये, फोटो और सेव पे काम करता है सारा टोटली। ओनली पिक्चर में ही है? हाँ हाँ हाँ, आप यहाँ फोटो के देखो, यहाँ पे जो शो कर रहा है सिलेक्शन पेन, जैसे मैंने इस पे क्लिक किया तो आप यहाँ पे क्या देखोगे, इसमें कुछ है ही नहीं। अगर यहाँ पे शो भी कर रहा है तो आप यहाँ पे यूज कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ पे हमने कोई ना कोई फोटो लाया ना सेव लाया है। तो अगर ये यहाँ पे शो भी कर रहा होगा ना तो यहाँ पे यूज नहीं कर पाओगे जब तक आप यहाँ पे कोई फोटो या सेव नहीं लेके आओगे आप, क्योंकि इसका जो काम होता है किसी भी सेव को या फोटो को हाइड करना, शो करना। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मैं यहाँ पे इंसर्ट पे गया, सेव पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने एक सेव ले लिया, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे सेव बनाया तो आप यहाँ पे देख सकते हो यार सेव का नाम आ चुका है। तो और भी मैं यहाँ पे एक और बना लेता हूँ सेव, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे एक बना लिया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे ले लिया सर्कल में ले लिया है, देखो ऐसा ले लिया। तो 2 सेव है, अब किसे दिखाना है किसे नहीं दिखाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे हाइड कर दिया, ये हाइड हो गया हमारा, ठीक है। तो सिलेक्शन पेन जो होता है हमारा सिर्फ किसी भी सेव को या पिक्चर को शो करने के लिए, हाइड करने के लिए। तो अब आप इसका यूज कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और ये जो दिया हुआ है अलाइन, अगर मैं इस पर क्लिक करने के बाद देखूँ ना तो ये देखो कोई भी ऑप्शन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। बाकी ये तो अलग चीज़ें हैं, वो तो करते करते सब सीख जाओगे कैसे करना है, ठीक है। अच्छा, क्लियर है सभी को? यहाँ पे बहुत लोग कॉलम फिर से बताना ना। यस क्लियर है। मैंने अनम्यूट कर दिया, बहुत सारे लोग म्यूट है सभी लोग। कंटिन्यू सर। हाँ मैंने अनम्यूट कर दिया, बहुत सारे लोग म्यूट कर रखे थे ना यहाँ पर, मैं सभी को म्यूट कर रखा है, लेकिन यहाँ पे कर नहीं पा रहे कोई नहीं। चलो कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, किसी ने अभी कोई क्वेश्चन किया? नो सर। हाँ, अभी किसी ने कुछ कोई डाउट नहीं है सर। अभी किसी ने कुछ पूछा था अभी? नहीं सर, आगे बढ़ाइए। हाँ आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। तो अरेंज पेज लेआउट टेप कर लोगे ना? जी जी। हाँ, काम कर लेना इसके ऊपर। बाकी जहाँ डाउट वगैरह या कोई भी क्वेश्चन होगा तो फ्राइडे को देख लेंगे, फ्राइडे को यही क्लास चलेगी, ठीक है। ओके सर। हाँ, काम करो, जितने भी डाउट्स वगैरह है तो बीच में भी पूछ सकते हो, प्लस फ्राइडे के दिन यही क्लास चलेगी आपकी, कि जितने भी प्रॉब्लम्स वगैरह होगा उसका सोल्यूशन मैं करूँगा फ्राइडे को, ठीक है। और मैं तो यही कहूँगा सभी को कि जो भी काम करते हैं कंप्यूटर वगैरह पे या लैपटॉप पे, और जितने भी क्वेश्चंस आपके पास माइंड में आता है अलग से कॉपी में नोट कर लो, और बीच में अगर टाइम नहीं मिल पाता है पूछने का ना तो फ्राइडे को पूरा फुल टाइम मिलेगा, अपना पूछ सकते हो आराम से। चलो, तो मैं यहाँ पे दोबारा से म्यूट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बता दिया पेज लेआउट टैब के अंदर यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस होते हैं। अब इसके बाद हम सीखेंगे रेफरेंस टैब, ठीक है। देखो रेफरेंस टैब क्या होता है, यहाँ पे जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं ना इनके रेफरेंस से हम कोई नई चीज़ तैयार करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है पहला ऑप्शन टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है। तो इसका जो काम होता है एक इंडेक्स क्रिएट करना। जब आप कोई बुक ओपन करते हो तो उसमें लिखा होता है ना पहला चैप्टर कौन से पेज पे है, दूसरा चैप्टर कौन से पेज पे है। तो जो इंडेक्स जो बना होता है वो किससे बनता है, यहाँ पे रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट से बनता है। और कैसे बनता है तो मैं एक बार बना के दिखा देता हूँ आपको। तो जो भी मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है, मैंने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके और यहाँ पे डिलीट की प्रेस कर दिया। और देखिए इंडेक्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना है, आपको फर्स्ट पेज को ब्लैंक करना है, क्योंकि हम काम करेंगे दूसरे पेज से काम करेंगे, और पहले पेज पे हमें इंडेक्स क्रिएट करना है। जो बुक में क्या होता है हमारा जो पहला चैप्टर होता है, पहला पेज, उस पर इंडेक्स बना होता है, उसके बाद से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या करेंगे कि अगर हमें इंडेक्स बनाना होगा ना तो पहले पेज को क्या करेंगे, ब्लैंक कर देंगे इंडेक्स क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे इंसर्ट टैब पे क्लिक करके और मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया ब्लैंक पेज, तो मैं यहाँ पे आ गया दूसरे पेज पे। और इंडेक्स किस चीज़ का बनाना है तो मैं ऐसा करता हूँ ना, यहाँ पे टाइप कर देता हूँ जैसे चैप्टर 1, ठीक है। और याद रखना जैसे जो भी आप हेडिंग टाइप करोगे चैप्टर का, तो ये सिंपल नहीं होना चाहिए, ये आपको इसको हेडिंग बनाना पड़ेगा आपको। अगर आप यहाँ पर रेफरेंस टैब के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट यूज कर रहे हो ना, तो जो आप हेडिंग टाइप करोगे उसको आपको हेडिंग क्रिएट करना पड़ेगा। सिंपल टाइप करके अगर बनाओगे तो नहीं बनेगा फिर, तो याद रखना। तो मैं होम टैब पे क्लिक करके और यहाँ से मैं हेडिंग 1 पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। तो आपको हेडिंग बनाना पड़ेगा, अगर आप हेडिंग नहीं बनाते हो तो आपका इंडेक्स नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखना। तो मैंने यहाँ पे हेडिंग बना दिया और इसका साइज में इंक्रीज कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ना चैप्टर 1 के बारे में नीचे यहाँ पे मुझे टाइप करना है, तो मैं टाइप नहीं करता हूँ, मैं ऐसा करता हूँ मैं खाली पेज कर देता हूँ, ब्लैंक कर देता हूँ यहाँ पर।
जैसे मान लेते हैं कि पहला चैप्टर हमारा 3 पेज का है, तो बुक में क्या होता है, टाइप होता है, हमारा पूरा चैप्टर टाइप किया जाता है। तो यहाँ पे मुझे टाइप नहीं करना है, मैं बिलिंग छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो इंसर्ट टैब पे क्लिक करके और मैंने यहाँ पे 3 पेज पे बिलिंग कर दिया। ठीक है, 3 बार क्लिक कर दिया, 1 2 3, तो 3 पेज मैंने बिलिंग कर दिया। तो मान लिया हमने पहला चैप्टर 3 पेज का है, और अब मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ चैप्टर 2। ठीक है, यहाँ से, और इसको भी हेडिंग बनाना है आपको, हेडिंग जरूर बनाना। आप हेडिंग नहीं बनाओगे तो आपका फिर इंडेक्स नहीं बनेगा, याद रखना है चीज़ को। तो मैंने यहाँ पे इंक्रीज कर दिया साइज। मान लेते हैं कि चैप्टर 2 हमारा 4 पेज का है, तो मैं इंसर्ट पे क्लिक करके और यहाँ पे 4 पेज बिलिंग कर देता हूँ, 1 2 3 4। ठीक है, तो मैंने अभी कितने चैप्टर बनाया, सिर्फ ओनली 2। ऐसे और भी चैप्टर बना सकते हैं, तो मैं आपको सिर्फ 2 पेज दिखा देता हूँ। तो 2 चैप्टर मैं बना लिया, और इंडेक्स क्रिएट करने के लिए अब हमें जाना है फर्स्ट वाले पेज पे जो हमने बिलिंग किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉलिंग करके जाता हूँ ऊपर, तो मैंने वर्टिकल स्लाइडर से मैं ऊपर आ गया, और फर्स्ट पेज पे आने के बाद ना आपको इस पर क्लिक करना है। कई लोग क्या करते हैं कि ऊपर पहले पेज पे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं अपने कंप्यूटर सेंटर पढ़ाता हूँ, तो पहले पेज पे आने के बाद ना क्लिक नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर हम क्लिक नहीं करेंगे तो हमारा जो कर्सर है वो सबसे नीचे वाले पेज पे है, तो यहाँ पे आ करके आपको क्लिक भी करना है। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब इंडेक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, रेफरेंस टैब पे क्लिक करना है, टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है, और इसके अंदर यहाँ पे नीचे ऑप्शन दिया हुआ है कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट में आपको जब इस पर क्लिक करोगे ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे हमने हेडिंग 1 लिया है, तो ये बिल्कुल सिंपल में है। तो मुझे मान लेते हैं कि मुझे दिखाना है बोल्ड में या डार्क वगैरह जैसा भी, तो यहाँ से फॉर्मेट चेंज कर दो। तो मैं फॉर्मेट पे गया, यहाँ पे क्लिक किया मैंने क्लासिक पे, तो यहाँ पे आपको दिखाएगा हेडिंग 1 इस टाइप से आएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें और भी ले लिया, जैसे मैंने कर दिया डिस्टिंक्टिव, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। तो मुझे मान लीजिए ऐसा दिखाना है, तो जो भी आपको फॉर्मेट चाहिए यहाँ पे आप ले सकते हो फॉर्मेट अपने अकॉर्डिंग। और जैसे यहाँ पे चैप्टर का नाम होगा ना, तो बीच में आपको क्या दिखाना है, अंडरलाइन दिखाना है, डॉट दिखाना है, या फिर डैश दिखाना है। तो उसके लिए यहाँ पे आपको यूज करना पड़ता है टैब हीडर। ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिखाई देगा, डॉट डैश और अंडरलाइन। तो मैंने यहाँ पे कर दिया डॉट। ठीक है, डॉट चाहिए मुझे, और बस इतना ही करना आपको, सिर्फ आपको फॉर्मेट लेना है और क्या करना है, ओके। तो जैसे ही मैं ओके क्लिक करूँगा ना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा इंडेक्स बन के आ चुका है। चैप्टर 1 हमारा 2 पेज से स्टार्ट है, और चैप्टर 2 हमारा 5 पेज से स्टार्ट है। तो ये जो हमने इंडेक्स बनाया हुआ है, ये जो हमने इंडेक्स बनाया किससे बनाया, हमने टेबल ऑफ कंटेंट से। ठीक है, और देखिए जब आप यहाँ पे कोई भी चैप्टर का नाम टाइप करके, ठीक है, आपको हेडिंग बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, होम में आकर के और यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। तो अगर आपको हेडिंग यहाँ से नहीं बनाना होगा ना, तो आप क्या करोगे, रेफरेंस टैब के अंदर आप यहाँ से भी हेडिंग बना सकते हो। ये बटन दिया हुआ एड टेक्स्ट का, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, और देखिए यहाँ पे दिया है लेवल 1, ये हमारा हेडिंग 1 है, और ये दिया है सब हेडिंग जो हेडिंग 2 होता है, जिसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है लेवल 2, और लेवल 3 होता है हमारा हेडिंग 3। तो अगर आपको हेडिंग बनाना होगा तो आपको होम टैब पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर रेफरेंस टैब के अंदर से ही एड टेक्स्ट में जा करके और यहाँ से हेडिंग बना सकते हो। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं कि चैप्टर 1 के अंदर मैं और भी कोई हेडिंग बनाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने चैप्टर 1 में दे दिया कि मुझे बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में लिखना है। चैप्टर 1 के अंदर मुझे यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर कोर्स के बारे में टाइप करना है। ठीक है, तो ये भी हेडिंग है, तो ये हमारा क्या है, मेन हेडिंग। तो ये क्या बनेगा, हमारा सब हेडिंग। आप लोगों को पता है, मैंने स्टार्टिंग बता रखा है। तो मैं अब होम में ना जा करके मैं रेफरेंस टैब में जा करके मैं यहीं से हेडिंग बना देता हूँ। तो सब हेडिंग के लिए क्या यूज करते हैं, हेडिंग 2। तो मैंने यहाँ पे लेवल 2 पे क्लिक कर दिया, तो ये बन गया हमारा सेकेंड हेडिंग, और मैं इसे थोड़ा साइज बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। और अब मुझे ना इस वाले हेडिंग को, ये जो हमारा इंडेक्स बना रखा है हमने, इसे हमें यहाँ पे इसमें अपडेट कराना है कि चैप्टर 1 के अंदर क्या क्या है। यहाँ पे मुझे क्या करना है, अपडेट कराना है। तो आपको क्या करना है, चैप्टर में बीच में कहीं भी कोई भी हेडिंग टाइप करके अपना सब हेडिंग देख लेना कि हेडिंग 1 बनेगा या 2 बनेगा। और यहाँ पे अपडेट कराने के लिए आपको इस पर क्लिक करके और यहाँ पे रेफरेंस टैब पे क्लिक करना है। ठीक है, और ये दिया हुआ है अपडेट टेबल। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो आपको यहाँ पे नीचे वाला ऑप्शन को क्लिक करना है। ठीक है, अपडेट इंटायर टेबल। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया और यहाँ से कर दिया मैंने ओके। ठीक है, तो यहाँ पे आ चुका है हमारा बेसिक कंप्यूटर कोर्स, किसके अंदर है, हमारा चैप्टर 1 के अंदर ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, और ये हमारा इसका पेज नंबर दिया हुआ है।
तो इस तरीके से आप यहाँ पे दिखा सकते हो। ये हमारा चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया। तो आपका प्रोजेक्ट क्या है आज का, जो मैं काम समझ लो कि ये जो हमारा दिया हुआ है ना, मैंने अभी बनाया आपको 2 चैप्टर से। तो आपको अब बनाना है टेबल ऑफ कंटेंट से टोटल 10 चैप्टर्स। आपको 10 चैप्टर क्रिएट करना है, और मैंने अभी जैसे 2 बनाया तो आपको बनाना है 10 है। तो एक बार मैं ना अनम्यूट करके आपसे पूछ लेता हूँ, कोई डाउट वगैरह हो तो, ठीक है। अगर इसमें कोई डाउट होगा तो मैं दोबारा बता दूंगा। हाँ, किसी को कुछ पूछना है क्या? नहीं सर। नो सर, ऑल क्लियर। हाँ, समझ में सर हो आया? गया। हाँ, मैंने अभी बताया रेफरेंस स्टेप के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट से, ठीक है। तो समझ में आ गया सर? सर? थोड़ा एक बार रिवाइज कर दीजिए। किसे? इसको सर, जो अभी बताया है। अरे देखो, 1-2 चीजें पूछोगे क्लास करते समय तो सही रहेगा। अब सारा ही पूछोगे तो अभी तो बताया सारा। सर लगता है भाई अभी आए हैं। मेरे को लग ऐसी रहा है। हाँ सर। हाँ, थोड़ा लेट। कोई बात नहीं, लेट आते हो तो वीडियो रिकॉर्डेड होता है, आपको 2 घंटे बाद मिल जाएगा आपको क्लास करने के बाद, ओके सर। ठीक है। कल तो ओके हाँ, कल नहीं मिल पाया था, ठीक है। तो क्लास करते समय सारा ही पूछोगे पूरे सुर से, तो स्वर से वो तो सारा ही बताना पड़ जाएगा ना फिर। ठीक हाँ, है। तो कोई बात नहीं, अगर लेट आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा सारा, ठीक है। अच्छा, ठीक है सर, ठीक है, आगे बताइए। हाँ, मैं आपको आप बताता हूँ फुटनोट और एंड नोट। बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी। चलो, तो यहाँ पे मैं भी म्यूट कर देता हूँ। किसी को कोई डाउट नहीं है ना इसमें? नो सर। ओके। तो देखिए यहाँ पे रेफरेंस स्टेप के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट क्लियर हो गया। इसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है फुट नोट ग्रुप है। इसमें यहाँ पे 2 ऑप्शन दिए हुए हैं, इंसर्ट एंड नोट और इंसर्ट फुट नोट, इंसर्ट एंड नोट। तो पहले ऐसा करता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पे काम किया हुआ है कंट्रोल प्रेस करके और इसे मैं कर देता हूँ डिलीट, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके बारे में बता दूँ कि फुट नोट और एंड नोट में क्या अंतर है, ठीक है। देखो, दोनों में जो भी इनका काम है मैं अभी दिखा दूंगा प्रैक्टिकल कि इनका काम क्या है, और मैं आपको बता दूं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों का काम सेम है, लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है, जो हमारा फुटनोट होता है एंड ऑफ द पेज होता है। याद रखना, जब इसका यूज करेंगे ना फुटनोट का, तो ये इसका रिजल्ट कहाँ पे आता है, एंड ऑफ द पेज, पेज के लास्ट में। और जो हमारा एंड नोट होता है हमारा, ये होता है एंड ऑफ द पैराग्राफ है। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे ये कुछ पैराग्राफ टाइप किया हुआ है, ठीक है, ये टाइप किया मैंने। तो यहाँ पर जो भी इसका रिजल्ट होगा वो कहाँ आएगा, एंड ऑफ द पैराग्राफ है, पैराग्राफ के बाद लास्ट में जहाँ तक हमने काम किया उसके बाद दिखा देगा। और ये जो फुटनोट होता है कहाँ आता है, एंड ऑफ द पेज, यहाँ पे लास्ट में दिखाएगा आपका, ठीक है। और देखिए इसका काम क्या होता है, आपने देखा होगा इंग्लिश के बुक में, जैसे कोई वर्ड डिफिकल्ट है, इंग्लिश का कोई वर्ड डिफिकल्ट है तो उसकी मीनिंग जो होती है वो चैप्टर के लास्ट में दिया होता है, ठीक है, कि उसके उस वर्ड का मीनिंग क्या है, चाहे वो हिंदी की बुक हो या फिर इंग्लिश की बुक हो। तो उसी तरीके से यहाँ पे वर्किंग टाइम में अगर काम करते समय पेज में हमें दिखाना होगा किसी वर्ड की मीनिंग, कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, इंसर्ट एंड नोट और इंसर्ट फुट नोट, ठीक है। और कैसे करते हैं तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर कोई एक वर्ड ले लेता हूँ मैं, जैसे ऑनलाइन वीडियोज, डॉक्यूमेंट लेता हूँ, डॉक्यूमेंट, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने ना डॉक्यूमेंट वर्ड ले लिया, मान लेते हैं कि डॉक्यूमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्ड है, मुझे इसके बारे में दिखाना है कि डॉक्यूमेंट होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में कुछ एग्जांपल देना है। तो जिसके ऊपर भी जिस वर्ड पे आपको लगाना होगा ना फुटनोट या एंड नोट, उस वर्ड के लास्ट में क्लिक करना, लास्ट में, बीच में क्लिक मत करना, नहीं तो फिर स्पेस हो जाएगा। तो उस वर्ड के लास्ट में क्लिक करना है। और क्या यूज करना है आपको, दोनों का काम तो सेम है, बस डिफरेंट मैंने आपको बता दिया। तो मान लेते हैं मुझे पेज के लास्ट में इसका रिजल्ट जो है पेज के लास्ट में दिखाना है, तो मैंने इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक कर दिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे इंसर्ट फुट नोट पर क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यह हमारा ऑटोमेटिक लास्ट में आ गया, पेज ओपन हो गया। और मुझे डॉक्यूमेंट के बारे में क्या दिखाना है, जैसे डॉक्यूमेंट का मतलब क्या होता है, लेटर, ठीक है। जैसे दे दिया मैंने लेटर, फिर यहाँ पे दे दिया मैंने पेजेज, और भी कुछ दिखाना दिखा सकते हैं, लेटर, पेज, दे दिया मैंने जैसे प्रोजेक्ट, ठीक है। इस तरीके से मैं 3 एग्जांपल दे दिया। तो आप देखो इसका काम क्या होता है। अभी तक तो आपने समझ लिया कि इसका यूज ऐसे मैंने किया है, लेकिन इसका रिजल्ट मतलब इसका मेनली यूज है क्या। तो देखिए मैंने यहाँ पे फुटनोट के बारे में 3 वर्ड टाइप कर दिया, यहाँ पे
डॉक्यूमेंट के बारे में मैंने 3 वर्ड टाइप कर दिया इंसर्ट फुटनोट का यूज करके। अब हम किसी को भी ये पैराग्राफ देंगे तो कोई यहाँ पे रीड करेगा ना, जैसे कोई पढ़ते हुए आ रहा है यहाँ पर और यहाँ पे डॉक्यूमेंट पे आ गया, उसको लगता है कि ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है, तो उसी वर्ड के ऊपर में देखिए वहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है लेटर, पेज और प्रोजेक्ट। तो ये काम होता है इसका कि किसी वर्ड के बारे में कुछ मीनिंग या कुछ उसके बारे में दिखाना होगा, 1 लाइन 2 लाइन, तो आप उसी वर्ड के ऊपर दिखा सकते हो यहाँ पर फुटनोट और एंड नोट का यूज करके। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा रहा है, तो मैं वर्ड के ऊपर जा रहा हूँ तो उसके ऊपर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, लेटर, पेजेज और प्रोजेक्ट है। तो मैं और भी दिखा देता हूँ, जैसे मैंने हीडर पे क्लिक किया और इस बार मैं आपको दिखाता हूँ एंड नोट। ठीक है, तो मैंने एंड नोट पे क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एंड ऑफ द पैराग्राफ यहाँ पे हमारा आ गया, एंड नोट का यूज किया तो फुट हीडर क्या होता है मैंने यहाँ पे दे दिया टॉप ऑफ द पेज। ठीक है, जो हीडर होता है हमारा टॉप ऑफ द पेज। तो अब यहाँ पर कोई भी जैसे मान लेते इस पैराग्राफ को रीड करता है तो हीडर अगर वो समझ में नहीं आएगा तो क्या होगा, देखो उसके ऊपर टॉप में लिखा हुआ आएगा टॉप ऑफ द पेज, वहाँ पे लिखा हुआ है उसके बारे में। तो ये होता है हमारा एंड नोट। तो सिंपल सा आपको याद रखना है, किसी वर्ड के बारे में कुछ मीनिंग या कुछ भी उसके बारे में 1 लाइन 2 लाइन दिखाना होगा उस वर्ड के ऊपर। ठीक है, रीड करते समय, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम एंड नोट और फुट नोट। और दोनों का काम ये होता है, जब आप फुट नोट यूज करोगे तो आपको कहाँ टाइप करना पड़ेगा, एंड ऑफ द पेज। ठीक है, जो भी उसका रिजल्ट है उसके बारे में, वर्ड के बारे में। और जब एंड नोट यूज करोगे तो क्या होगा आपका एंड ऑफ द पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ जहाँ पे हमारा वर्क खत्म हो रहा है ना काम, उसके बाद आपको यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, और ये तो हो गया हमारा नेक्स्ट फुट नोट देखने के लिए हमने कहाँ पे, अगर आप 4-5 जगह लगाओगे ना तो जब इस पर क्लिक करोगे तो ये सिर्फ देखने के लिए होता है कि नेक्स्ट कहाँ लगा रखा है, तो यहाँ पे लगा रखा है। ठीक है, फिर मैं नेक्स्ट करूँगा तो इसके बाद कहीं हमने लगाया नहीं है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं मैंने फर्स्ट लाइन पे क्लिक किया। ठीक है, और मुझे देखना है यहाँ पे पहले क्या लगा रखा है हमने, फुट नोट। तो यहाँ करता हूँ नेक्स्ट फुट नोट। तो देखो हमारा यहाँ कर्सर था, सीधा यहाँ पे आ गया। ठीक है, इसके बाद मैंने यहाँ पे लगा रखा है एंड नोट। तो यहाँ पे जा करके अब मैं करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट एंड नोट। तो ये देखो यहाँ से कर्सर सीधा हमारा यहाँ पे आ गया। तो ये सिर्फ देखने के लिए होता है कि हमने कहाँ पे पेज में लगा रखा है। और जो इसका रिजल्ट हमने नीचे टाइप किया हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है, शो नोट्स। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इसमें आपके पास 2 ही ऑप्शन आएगा जो यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, व्यू फुटनोट एरिया देखने के लिए जहाँ पे आपने टाइप किया हुआ है कि आपने वहाँ पे किस वर्ड पे लगा रखा है, और ये दिया हुआ है व्यू एंड नोट एरिया। तो मुझे फुटनोट देखना है तो मैंने इस पर क्लिक करके और यहाँ से कर दिया ओके। ठीक है, तो ये हमारा एरिया ओपन हो गया। वैसे ही मान लीजिए मैं कहीं पे रहूँगा पेज में भी। ठीक है, तो मैंने इस पर क्लिक किया और मुझे इस बार देखना है एंड नोट एरिया, तो मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ से कर दिया ओके। तो ये हमारा एंड नोट पे आ गया कर्सर हमारा। ठीक है, तो इसका जो काम होता है कि किसी वर्ड के बारे में कुछ मीनिंग्स देना वगैरह हो, 1 लाइन 2 लाइन, या उसके बारे में कोई एक वर्ड दिखाना हो, तो उसके लिए क्या यूज करते हैं हम, फुट नोट और एंड नोट। तो मैंने आपको चारों बता दिया। और एक बार अनम्यूट करके मैं पूछ लेता हूँ, अगर डाउट होगा तो दोबारा बता दूंगा। नहीं सर। किसी को No, sir, डाउट कोई है या doubt कुछ है? नहीं। नो सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ये देखो जी। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए थोड़ा सा 2-3 लाइन बता दूं। देखिए, जब हम MS वर्ड सीखते हैं ना, तो मैं सभी के लिए बता दूं जिन्होंने पहले से सीखा होगा, कई लोग तो सीखे हुए हैं, कुछ लोग, और कई लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं बिल्कुल मेरे साथ। ठीक है, तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि MS वर्ड में काम करने के लिए, ठीक है, आपको क्या क्या आना चाहिए, होम, इंसर्ट, डिजाइन और पेज लेआउट। अगर आप इस चारों ऑप्शंस के अंदर जितने भी यहाँ पे इसके फीचर्स दिए हुए हैं, जितने भी टूल्स है और सारी चीज़ आपको आता है ना, तो MS वर्ड के अंदर कोई भी कैसा भी प्रोजेक्ट हो आप सारे काम कर सकते हो। पेज लेआउट के बाद ये जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, जैसे रेफरेंस हो गया, मेलिंग हो गया, तो इन सभी का हम बहुत ही कम यूज करते हैं। ज़्यादातर मैं आपको बता दूँ 1 या 2%, 100 में से 1-2% हम इसका यूज करते हैं। बाकी सारा काम हमारा होता है 98% होम से लेकर के पेज लेआउट के बीच में। तो अगर आपको इनमें से सभी चीज़ें आता है तो कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगा MS वर्ड में काम करने के लिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी रेफरेंस टैब के अंदर यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट और फुटनोट। ठीक है, ये मैंने बता दिया। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी ये क्या होता है। तो मैंने जो भी यहाँ पे काम किया हुआ है, मैंने Ctrl+A प्रेस करके और कीबोर्ड से प्रेस कर दिया डिलीट की। ठीक है, मैं सारी चीज़ें बीच में बताता रहता हूँ कि जो यहाँ पे कर रहा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे कीबोर्ड से बटन दबाता हूँ तो आप लोगों को दिखाई थोड़ी दे रहा होगा, है ना।
तो मैं इसलिए बोल देता हूँ कि मैंने यहाँ पे कौन कौन सा बटन प्रेस किया है, ताकि आप जब वीडियो भी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कौन कौन सा बटन वहाँ पे प्रेस किया था काम करते समय। देखिए इसका काम क्या होता है, सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। जैसे आपने देखा होगा ना, कोई बुक ओपन करते हैं तो बुक में नीचे राइटर का नाम लिखा होता है, ठीक है, राइटर का नाम लिखा होता है, पब्लिश कब हुआ था, ईयर लिखा होता है, ठीक है, फिर उसमें राइटर कौन है, पब्लिशर कौन है, तो एक बुक में नीचे एक लाइन में लिखा होता है पूरा, अब कौन से सन में पब्लिश हुआ है वो सब दिया होता है। उसी तरीके से जैसे कोई मूवी आती है तो आपने देखा होगा मूवी का चैप्टर लगा होता है सिब्बल सिनेमा के बाहर, तो मूवी का जो चैप्टर लगा है सबसे नीचे में देखना, वहाँ पे लिखा होता है सिंगर कौन है, राइटर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, सबका नाम लिखा होता है, प्लस साथ में ईयर भी होता है। तो ये वही चीज़ है सिटेशन एंड बिब्लियोग्राफी। तो अगर आपको किसी बुक के बारे में या किसी मूवी के बारे में, सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, आपको किस चीज़ के ऊपर एक बिब्लियोग्राफी बनाना है, सिटेशन क्रिएट करना है। तो करने के लिए क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। आपको यहाँ पे इसका यूज करने के लिए ना इंसर्ट सिटेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ है ऐड न्यू सोर्स है, ठीक है, मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो देखिए यहाँ पे एक पैनल खुल के आया हुआ है क्रिएट सोर्स का, और यहाँ पे दिया हुआ है टाइप ऑफ सोर्स है, आपको किस टॉपिक के ऊपर एक सिटेशन क्रिएट करना है, बिब्लियोग्राफी। तो जैसे पहला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है बुक का, तो बुक में देखो जैसे यहाँ पे बुक सिलेक्टेड है ना, तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, ऑथर कौन है ना, ऑथर, फिर टाइटल, ठीक है, ईयर, सिटी, पब्लिशर, स्टैंडर्ड नंबर, और भी इसके बारे में करना होगा तो नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है शो ऑल बिब्लियोग्राफी फील्ड से, ठीक है, बिब्लियोग्राफी फील्ड से। तो मैंने इस पर क्लिक किया तो देखो यहाँ पे सारा दिखा रहा है इसके अंदर, स्टेट, कंट्री, पब्लिशर, एडिटर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ वॉल्यूम्स, ये बुक के बारे में कंप्लीट डिटेल टाइप करने के लिए होता है। तो मैं इसे हटा देता हूँ। और क्या क्या इसके अंदर है, तो मैंने इस पर क्लिक किया एरो बटन पे, देखो यहाँ पे दिया बुक सेक्शन, जर्नल आर्टिकल्स, और देखो यहाँ पे रिपोर्ट है, वेबसाइट हो गया, ठीक है, मूवी का दिखाता हूँ, ये रहा फिल्म। अगर मैं यहाँ पे फिल्म सेलेक्ट करता हूँ ना तो देखो यहाँ पे क्या आ रहा है, टाइटल, प्रोडक्शन कंपनी, डायरेक्टर, ईयर। तो यहाँ पे सिर्फ आपको टाइटल टाइप करना है, कंपनी का नाम टाइप करना है, कौन सी कंपनी बना रही है इस मूवी को। मैं इस पर क्लिक करता हूँ 100 और पे, तो देखिए यहाँ पे सारी डिटेल आ चुकी है, प्रोड्यूसर नेम है ना, प्रोडक्शन कंपनी, डायरेक्टर, कंट्री है ना, कंट्री, डिस्ट्रीब्यूटर, राइटर, मीडियम, कौन सी मीडियम में बनेगी, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में दिखा देता हूँ, ऐसे मैं टाइप तो करके दिखा दूंगा सारा, तो मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं फिलहाल यहाँ पे लेता हूँ बुक, तो मैं यहाँ पे बुक ही लेता हूँ, ऊपर गया टॉप में और यहाँ से ले लिया मैंने बुक, ठीक है। ऑथर दे दो यहाँ पे किसका नाम देना है, जैसे मैंने यहाँ दे दिया, मान लेते हैं रमेश कुमार, एक नाम दे दिया मैंने ऑथर का। टाइटल में क्या देना है, टाइटल में कंप्यूटर का नाम देता हूँ मैं, जैसे बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, बेसिक कंप्यूटर का बुक यहाँ टाइटल दे दिया मैंने। ईयर क्या देना है, ये अभी 21 चल रहा है। सिटी कहाँ है तो दे दिया मैंने दिल्ली। पब्लिशर्स कौन इसे पब्लिश करेगा, तो मैं अपना कंप्यूटर सेंटर का नाम देता हूँ, ठीक है। और स्टैंडर्ड नंबर, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं बुक जब बनाते हैं तो, है ना, जो बुक बनाता है उनको पता होगा किस अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो यहाँ पे क्लिक करके और भी क्या फिल करना है, यहाँ पे सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। तो एडिटर, वॉल्यूम, पेज नंबर वगैरह होता है, वॉल्यूम्स वगैरह, तो देना हो जो भी दे देंगे। और देने के बाद ठीक है, जो भी फील्ड है यहाँ पे फील्ड टाइप करके और क्या करना है आपको, ओके करना है सिर्फ। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा ना तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखा देगा, ये बिल्कुल हेडिंग बन के आया हुआ है और इसका ना स्टाइल होता है यहाँ पर, ठीक है। तो स्टाइल तो हम बाद में यूज करेंगे। इंसर्ट सिटेशन यूज करने के बाद आपको जाना पड़ता है बिब्लियोग्राफी में, आपको इस पर क्लिक करना है और नीचे एक ऑप्शन दिया हुआ है इंसर्ट बिब्लियोग्राफी। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सारी डिटेल यहाँ पे आ चुकी है एक बार में। तो इसी तरीके से बुक में होता है। और ये जो यहाँ पे आया हुआ है ना, इसे हटा दो आप, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से आ रहा है नाम, ईयर, कंप्यूटर का नाम, फिर यहाँ पे स्टेट, और ये दिया पब्लिशर का नाम, यहाँ दिया ईयर, ठीक है। इसे अगर इसका स्टाइल चेंज करना होगा, इसे मुझे कुछ डिफरेंट तरीके से दिखाना है, तो ये दिया हुआ है स्टाइल। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके स्टाइल चेंज कर देता हूँ। तो जैसा भी आपको दिखाना होगा खाली यहाँ पे क्लिक करते जाना और यहाँ पे आपको स्टाइल दिखा देगा, ये देखो, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर, ये बुक है हमारा। ऑथर कौन है, ये इस तरह दिखा रहा है, कुमार राकेश, दिल्ली, यहाँ पे दिखा दे सारा, ठीक है। सारे नाम यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। आपका स्टेट भी है, ऑथर का भी है, पब्लिशर का भी है, ईयर भी है, सब कुछ है। तो इस तरह से दिखाने के लिए होता है। तो एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ, लेकिन पहले बता देता हूँ एक ऑप्शन रह गया और,
तो आपको ये समझ में आ गया होगा यहाँ पर बिब्लियोग्राफी, इंसर्ट, सिटेशन और स्टाइल। आप देखिए यहाँ पे इन तीनों का यूज करने के बाद जैसे हमने यहाँ पे बना लिया, और इसमें अगर हमें कुछ ऐड करना है या चेंज करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं मैनेज सोर्स। तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। तो दोबारा से यहाँ पे ओपन हो चुका है। मैंने यहाँ पे पहले भी बना रखा है 2-3, तो यहाँ पे सबका नाम दिखा रहा है। तो जो भी यहाँ पे हमारा है, जो अभी हमने बनाया है उस पर क्लिक करना है आपको। तो मैंने यहाँ बीच में देखो, ये बीच में दिया हुआ है बेसिक कंप्यूटर का, मैंने इस पर क्लिक कर दिया और ये दिया हुआ है एडिट करने का ऑप्शंस। मैंने एडिट पे जैसे क्लिक करूँगा ना तो देखना यहाँ पे क्या होता है, दोबारा से हमारा पेज ओपन हो गया। तो जो भी इसमें आपको चेंज करना चेंज कर सकते हैं, कुछ ऐड करना ऐड कर सकते हैं, और लास्ट में फिर ओके करके और यहाँ पे क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे अपडेट हो जाएगा फिर। तो ये सिंपल सा होता है एक बिब्लियोग्राफी क्रिएट करने के लिए। तो समझ में आ गया होगा, बाकी अगर नहीं होगा तो दोबारा बता दूंगा। तो एक बार मैं अनम्यूट कर देता हूँ आप लोगों को। हाँ जी, किसी को डाउट है क्या कुछ इसमें? हेलो सर। हाँ बोलिए। क्लियर है सर, इंसर्ट सिटीजन में हाँ, ऐड न्यू प्लेस होल्डर क्या है? यहाँ पर हाँ सर। इस पे क्लिक करो आप, ये देख लेते हैं इसका एक प्लेस होल्डर नेम। रुक जाओ, प्लेस होल्डर देख लेता हूँ मैं अभी। ये कैटेगरी की तरह एक कैटेगरी बन के आ चुका है। प्लेस होल्डर 1 के अंदर ना यहाँ पे आ गया हमारा, इसमें ये देखो जो अभी हमने लास्ट बनाया था ये प्लेस होल्डर 1 में आ गया। तो जब यहाँ पे हम बनाते हैं ना, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक किया ऐड न्यू प्लेस होल्डर पर, तो जो भी आपको यहाँ पे नाम देना नाम दे देना यहाँ पर, ठीक है। जैसे दे दिया मैंने बुक के बारे में और यहाँ पे ओके पे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिखा देगा वो। और ये दो हमने बना दिया ना, एक को हटा देना यहाँ से, ठीक है। एक को हटाने के लिए, ठीक है, यहाँ से एडिट कर दिया मैंने, यहाँ एडिट का बटन दिया हुआ है और एडिट हो गया, ये नहीं हो गया। तो ये कैटेगरी दिया हुआ है कि किसके बारे में यहाँ पे बना रखा है हमने, बुक के बारे में, ठीक है। वैसा कर सकते हैं हम यहाँ पे ऐड न्यू प्लेस होल्डर का यूज कैटेगरी के उसके अंदर ना हमें दिखाना है कि वो किसके अंदर आता है वो तो इसलिए हमने वहाँ पे नाम टाइप कर दिया, ठीक है। तो कोई ज़्यादा बड़ा यूज नहीं है उसका। और बाकी कर लोगे आप? हाँ सर, हाँ ठीक है। तो मैंने आपको बताया अभी यहाँ पे रेफरेंस के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट्स, इंसर्ट फुटनोट, एंड नोट और इंसर्ट सिटेशन से, ठीक है। सर वन क्वेश्चन। हाँ पूछिए। जैसे मान लीजिए कि ये जो इंसर्ट सिटीजन जो लगाए हैं आप, ठीक है हाँ। ना? तो अगर हम इस पे कोई फोटो लगाए तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा? फोटो कहाँ पर लगाना है? यहाँ पर जैसे हम पेज पे फोटो लगाए, ठीक है ना, और हाँ। ये सेट करेंगे तो इसको जहाँ पे सेट करना है, मान लीजिए कि हमको और नीचे करना है, सेट हो हाँ। जाएगा? देखिए वो तो कर सकते हैं। हाँ देखो एक मिनट मैं आपको आंसर देता हूँ। देखिए MS वर्ड के पेज के ऊपर जो भी हम काम करते हैं ना, चाहे हमारा काम ऊपर हो या नीचे हो, जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे हमने ये बना लिया और इसे हमें कहाँ दिखाना है, पेज के सबसे नीचे दिखाना है, तो कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट करो और आपको पता है मूविंग करने के लिए सिंपल सा आपको क्या करना है, कट करना है, ठीक है। कट करके और जहाँ भी आपको दिखाना है वहाँ चले जाना, अपना जो भी आपका काम किया है वो तो अपना कर लेना पहले, ठीक है। और किसी चीज़ को अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो तो सिलेक्ट करके कट करना और जहाँ भी चाहिए वहाँ जा करके और सिर्फ पेस्ट कर देना, ठीक है। तो वहाँ पे आ जाएगा वो। तो हम कहीं भी किसी भी टेक्स्ट को, पिक्चर को कहीं भी मूविंग कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो वो तो कोई डाउट नहीं है उसके अंदर, ठीक है। तो वो तो छोटा है, ठीक है। समझ में आया? किसने आवाज लगाया अभी? अरे किसने आवाज लगाया? बोलिए क्या कहना है, बोलिए सर से। इतनी जोर से आवाज लगाया फिर उसके बाद बोला ही नहीं कुछ। हाँ जी पूछिए। अच्छा ये समझ में आ गया ना? हाँ। और बाकी आज 7:01 हो गया है, तो आज इसको ना आप प्रैक्टिस करना, पहले छोटी छोटी चीजें हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ कल मैं आगे बताऊंगा इसका, ठीक है। वर्क डालिए सर। हाँ वर्क मैं कंप्यूटर ग्रुप में दे देता हूँ। थैंक यू। हाँ कंप्यूटर ग्रुप में देता हूँ, आज यहीं तक करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको इसका PDF मिलेगा? हाँ इसका PDF में सेंड कर देता हूँ अभी। स्टेप जैसा स्टेप मैंने बताया ना आपको अभी यहाँ पे यूज करने के लिए, सेम वही स्टेप उसमें बना हुआ है, जो अभी नोट्स दे दूंगा मैं अभी कंप्यूटर ग्रुप में। ओके सर। ठीक है। हाँ ओके सर, थैंक यू। ओके बाय।
गुड बाय नाइट सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। ओके गुड नाइट। बाकी गुड नाइट सर। बहुत बहुत थैंक्स जुड़ने के लिए। गुड नाइट जो है। बाकी कल हाँ कल Night, मिलते हैं sir. फिर 6 से 7 में।